जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती TRE-4 से संबंधित जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे और ये अपना प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग उन तमाम प्रश्नों को हल करेंगे जो BPSC TRE-4 में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। हाँ, इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। हो सकता है आपको ये प्रश्न थोड़ा कठिन लगे, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि जो कंपटीशन जो बढ़ रहा है BPSC TRE में, उसके लिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4%, इसे याद रखने वाली बात है, 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए, वर्तमान में इसका जनसंख्या कितना है, 2,24,375। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जैसे कि इस शहर का जनसंख्या वर्तमान में कितना है, 2,24,375 है, तो ये अपने आप में 100% है। अब इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ एक वर्ष बाद, 4% का। इसका मतलब है कि अगले वर्ष शहर का जनसंख्या 2,24,375 का 104% हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, इसका का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो 104%, 104%। और फिर अगले साल यानी फिर दूसरे साल इस पूरा का 104% हो जाएगा। तो अगले साल इस पूरा का 104%। अब देखिए, ये 2,24,375 है। यहाँ पर यदि आप प्रतिशत का चिन्ह हटाइएगा तो बट्टा में आपको 100 लिखना पड़ेगा, फिर गुने। अब फिर यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हटाइएगा तो बट्टा में 100 लिखना पड़ेगा। अब चलिए इसे काटते हैं। अब जब आप इसे काटेंगे तो इसे 4 से काटेंगे तो कहेंगे 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 26 आएगा और नीचे आ जाएगा 25। फिर कहेंगे 26 चौका 104 और 25 चौका 100। चलिए अब इसे काटते हैं। इसे 25 से जब आप काटेंगे तो कहेंगे 25 अट्ठे 200, बच गया 24। फिर 24 पर 3, फिर ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 243। तो हो जाएगा 25 नामा 100, 225, बच गया 18। फिर काटेंगे तो कहेंगे 25 सत्ते 175, बच गया 12। अब फिर ये कट गया, फिर आ जाएगा 25 पंचे 125। यानी इसको 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,975। फिर इसे 25 से काटिए तो कहेंगे 25 तियाई 75, बच गया कितना, 13। फिर इसे काटिएगा तो 25 पंचे 125, बच जाएगा 12 और फिर 25 पंचे 125 ना। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा 355। अब यहाँ पर हो गया कितना, 1 मिनट, शायद हमने गलती कर दिया। इसे 25 से काटिए, 25 तियाई 75, 25 तियाई 75, तो ये बच गया कितना, 14। 147 बच गया तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, तो ये 9 आएगा यहाँ पर। चलिए अब आप इसे गुना कीजिए, कहेंगे 359 गुने 26 गुने 26। अब इसका जो गुना है इस चारों में से किसी एक के बराबर होगा। अब इसे आप 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो इकाई स्थान को गुना करके देख सकते हैं। अगर इकाई यूनिट प्लेस को गुना करें तो कहेंगे 6 चाहे 36 के 6 और 36 चाहे 36, तो इकाई स्थान पर 6 आ गया। और फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कहेंगे 6 नामा 54, यानी इकाई स्थान पर 4 आएगा। यानी इस पूरे को गुना करेंगे तो शुरू में कुछ रहे, अंतिम में क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ 4 नहीं है और यहाँ 4 नहीं है,
4 सिर्फ यहाँ है और यहाँ है। तो चलिए, खैर यूनिट प्लेस से ये दो जो आंसर था इसको एलिमिनेट कर दिए। अब बच गया बी और डी। अब बात है कि इससे गुना किया जाए, तो आप इसे गुना करके भी देख सकते हैं। और वैसे एक और मेथड है। मेथड क्या है कि ये 26 है और ये 26 है, तो एक फंडा क्या है कि इसको भी 4 से कटना चाहिए और इसको भी 4 से कटना चाहिए। जब अब 4 से कटने की जो शर्त है, अब देखिए, तो अब जब अब क्या है कि 4 से विभाजन के नियम, तो 4 से विभाजन के नियम कहता है कि अगर प्रथम दो अंक अगर 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से पूरा विभाज्य होगा। तो यहाँ 64 है तो ये भी 4 से विभाज्य है, और यहाँ 84 है तो ये भी 4 से विभाज्य है। अब एक फंडा क्या देखना होगा कि 26 और ये 26, ये दोनों 13 से विभाज्य है। तो अब चेक करना है कि दोनों में से कौन 13 से कटता है। इसे आप चेक कीजिएगा तो दोनों में से कोई एक ही 13 से कटेगा। जैसे इसे चेक करेंगे तो कहेंगे 13 कम 13, 1 बच गया 11, 13 8 104 बच गया 8, 86, 13 6 78 बच गया 8, 13 6 78 बच गया 10, और 13 8 104, यानी डी अपना सही आंसर हो गया। इसे 13 से काटे तो इतना यहाँ सही आंसर हो गया। अब इसे आप 13 से काटिएगा, ये नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से अपना सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? चलिए भाई साहब, तो कस्बा का जनसंख्या कितना है? 15,625। अभी जस्ट हमने आपको बतलाया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी 100% होता है, यानी ये अपने आप में अभी 100% है, लेकिन एक वर्ष बाद इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? 8% का, यानी एक वर्ष बाद ये जो जनसंख्या है ये अपने आप का 108% हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर एक वर्ष आगे जाएंगे तो फिर 12% बढ़ेगा, यानी अगला एक वर्ष में 108 हो गया, फिर उसके बाद अगला वर्ष में ये अपने आप का 112% हो जाएगा, और तीसरा वर्ष में जाएंगे तो 22% घट जाएगा, यानी 100 में से 22 घट जाएगा, यानी तीसरे वर्ष में ये पूरे अपने आप का 78% हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 22 घटाएंगे 78 आएगा। चलिए आप इसे गुना करते हैं, यानी हल करते हैं। तो 15,625 गुने 108% का मतलब होता है बट्टा में 100। फिर इसे कहेंगे 112 बट्टे प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, और गुने 78 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब इसे हल सॉल्व कर लीजिए, हल हो गया। देखिए पहले तो 4 से कटते जाइए, 4 से कटेंगे तो कहेंगे 27 चौका 125 और 25 चौका 100, सॉरी 27 चौका 108 होता है और 25 चौका 100। इसे काटेंगे तो कहेंगे 28 चौका 112, इसे 4 से काटेंगे तो कहेंगे 25 चौका 100। ये 4 से नहीं कटेगा तो 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 39 दूना 78, और इसे 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कहते 25। देखिए अब इसे काटिएगा 25 से, 15,625 को 25 से काटिएगा तो यहाँ जाएगा 625, और 625 को फिर से 25 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 25, अब 25 को 50 से काटिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा। चलिए इस 2 को यहाँ काटिएगा तो ये 14 आ जाएगा, यानी फाइनली क्या बच गया? 27 गुने 14 गुने 39। क्या बच गया? 27 गुने 14 गुने 39। तो जीरो जो है अंत में वो तक कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके गुना करने पर यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों पहले गलती है। अब देखना है सी और डी में कौन सही है। तो चलिए ज़रा इसे चेक करते हैं।
तो अब इसको चेक करने के लिए दो चीज़ है, यहाँ पर 27 है मतलब ये पूरा 9 से कटेगा, इस पूरे का गुना किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो इस दोनों में चेक कर लेते हैं कि कौन 9 से कटता है। और 9 से कोई भी संख्या 9 से कब कटता है, जब उसके अंकों का योगफल 9 से कटे। तो जरा चेक करते हैं। तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 7, 7 6 13, 13 और 4 17 और 1 18, इसका अंकों का योगफल 18 आया, यानी ये पूरा पूरा कटेगा। इसके बारे में ज़रा चलते हैं। तो कहेंगे 2 और 4 6, 6 और 0 6, 6 4 10 और 1 11, ये पूरा पूरा 9 से नहीं कटेगा। लेकिन इस संख्या को गुना करेंगे तो इसमें 27 है जो 9 से कटता है, यानी ये ऑप्शन अपना गलती है। तो सही क्या हो गया, सी सही हो गया। सही क्या हो गया, सी हो गया। समझे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत। अब कहा है कि क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 4500 रुपया। सेलिंग प्राइस एसपी कितना है 3500 रुपया। तो लॉस की बात करेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा लॉस। तो लॉस कितना हो जाएगा 1000 रुपया। हमसे क्या कहा है, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। तो कहेंगे परसेंटेज लॉस का फार्मूला होता है लॉस बट्टे सीपी गुने 100। लॉस कितना है 1000 रुपया, सीपी कितना है 4500 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5 से काटेंगे ये 200 और ये आ गया 9, इतना प्रतिशत हो जाएगा, यानी 200 बट्टे 9%। इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कहेंगे 22 नामा 198 प्लस 2 बट्टे 9, यानी 22 सही 1 बट्टे 9, यानी सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को 22 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि हुई, यानी एसपी कितना है 22 रुपया। एसपी कितना है 22 रुपया। तब लॉस कितना है, लॉस है 48 रुपया। तो अगर यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एसपी में सीपी को जोड़ देंगे, यानी विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे 2 और 8 10 के 0 हासिल 1 और 1 और 2 3 और 4 7, यानी क्रय मूल्य 70 रुपया था और उसको 22 रुपया में बेच दिया, इसलिए 48 रुपया का हानि हो गया। कहता है कि इस सन व्यापार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट बताए थे परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बट्टे सीपी गुने 100%। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। तो लॉस कितना है 48, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 70 और गुने 100%। E0 से E0 ख़त्म ना। अच्छा ये कैसे कर दिए भैया, हानि प्रतिशत पूछा था ना, तो लॉस बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इतना बट्टे इतना प्रतिशत, यानी इसके बट्टा में 7 होना चाहिए जो कहीं नहीं है, यानी एक ऑप्शन आप इसमें जोड़ दीजिए। या देखिए ना, इसे गुना करके देखिए तो। चलिए इसे तोड़ते हैं, एक बार तोड़ के देखते हैं जोड़ने से पहले। अगर इसे हम 480 को अगर हम 7 से भाग दें तो कहेंगे 7 5 35, 7 5 35, ये 7 6 42, 6 से लगाइए, 7 5 35, 7 6 42, 6 से लगाइए
तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 0 बचेगा, 7 8 56, ये 4 आएगा। यानी कितना आ जाएगा, ये एक ऑप्शन ई बना दीजिए। ई क्या आ जाएगा, 68 क्या आ जाएगा, 4/7 इतना प्रतिशत आना चाहिए, जो कहीं नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से डैश अधिक है। यानी मान कर चलते हैं किसी वस्तु का पहले से जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100, उसमें कितना बढ़ा दिए, 100 था, उसमें 20 बढ़ा दिए, तो 100 रुपया उस पर उसका मूल्य था, उसमें 20 रुपया बढ़ा दिए, तो अब उस पर अंकित हो गया 120 रुपया। यही ना अंकित हो गया, कितना अंकित हो गया, 120 रुपया अंकित हो गया। चलिए, तो पहले वो वस्तु था कितना का, 100 का, उसमें 20 बढ़ा दिए, तो अब उस पर जो मूल्य अंकित हो गया वो हो गया 120%। यानी इसे डायरेक्ट लिखिए, अब वो 120% हो गया। अब इस 120% में 100 रुपया के वस्तु, कितने का वस्तु, 100 रुपया के वस्तु का मूल्य कर दिए 100 का 120%। ठीक, उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। यानी ये जो मूल्य है इस पर 2 बार छूट दिया गया 5-5%। यानी एक बार इस पूरा का 95% किया गया और फिर जो आया फिर उसका 95% किया गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 100 गुने 120% का मतलब बट्टा में 100, और गुने 95% का मतलब बट्टा में 100, फिर गुने 95 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। काटिए, चलिए इसे काट के देखते हैं। तो इसे काटेंगे तो ई 100 से ई 100 ख़त्म, ऐसे काटेंगे तो 20 छक्के और ये हो जाएगा 20 पंच। ऐसे काटेंगे तो 19 पचे 95 19। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 3। फिर इसको काटेंगे 5 मरतबे तो ये आ जाएगा 19 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 ना। चलिए, यानी यहाँ से ये आ गया 3 गुने 19 गुने 19 गुने 10। अब चलिए, अब यहाँ से एक बात सीखने वाली बात है कि इसे यूनिट प्लेस में गुना करेंगे तो पहले 19 को 19 से गुना कीजिए। अब बताइए 19 को 19 से कैसे गुना करेंगे, कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। 19 को 19 से 19 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इस दोनों का गुना कितना आएगा, 361 नहीं आएगा। 19 से 19 का गुना 19 का स्क्वायर 361, 361 को कैसे गुना करेंगे, 3 से, तो कितने आ जाएगा, ये 3 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 3 3 9 और 1 10 और बट्टा में कितने आ जाएगा, ये 10। तो यहाँ से आ गया 108, कितना आ गया 108। यानी वस्तु था 100 रुपया का, उसे बेचे हैं कितने में, 108.3 रुपया में। तो बताइए उसके क्रय मूल्य से अधिक है, तो विक्रय मूल्य कितने है 108.3 और क्रय मूल्य कितने हैं 100 रुपया, तो कितने अधिक हो जाएगा, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए न, 0.3 और माइनस 100 निकालेंगे तो 8.3% अधिक हो गया। डी इसका सही आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जरा इसको देखिए। प्रश्न कहता है कि 10%, 15% और 30% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। अब कहता है कि मान कर चलिए कोई वस्तु 100 रुपया का है, उस पर 3 को छूट दे दिया गया। पहला 10% का, यानी ये वस्तु 100 रुपया का था, इसको हम 90% में बेच दिए।
फिर एक छूट ये हो गया, फिर ये जो मूल्य बना इस पर फिर से 15% का छूट दिए, यानी इसका 85% हो गया। अब फिर इस पर 20% के छूट दिए, यानी ये पूरा जो आया इस पूरा का क्या हो गया, 80% हो गया। अब देखिए 100 गुने 90, प्रतिशत का मतलब आता है बट्टा में 100, फिर गुने 85, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, फिर गुने 80, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। ई 100 से ई 100 ख़त्म, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो ख़त्म। बोलिए ख़त्म हो गया। अब काटेंगे तो देखिए इसको 4 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये 17 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 आएगा। अब कटने वाला कुछ नहीं है, गुना कर दीजिए। 17 नामा 153 आ 153 दूना 306/5। अब इसे भाग दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 61.2। क्या आ जाएगा, 61.2। यानी कहने का मतलब है कि जो वस्तु 100 रुपया का था, 100 रुपया का था, छूट देने के बाद वो वस्तु हो गया 62.2 रुपया का, सॉरी 61.2 रुपया का। अब हमसे पूछा है कि बताइए कितना छूट मिला, तो क्या करेंगे, ई जो है इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो घटा दीजिए, तो 100 अब में से घटाना है 61.2 को, तो यहाँ भी दशमलव देकर 0 दे दीजिए। 0 में से 2 गया 8 दशमलव, ये 9 बच गया, 9 में से 1 गया 8 न, और तब क्या आ जाए, 9 में से 6 गया 3, यानी 38.8%। अपना सही आंसर बी आ गया। क्या आ गया, बी आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक गणित के प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। अब 64 विद्यार्थी की बात किया गया है, तो इसमें बॉयज भी होगा और गर्ल्स भी होगी। तो बॉय प्लस गर्ल का संख्या कितना है, 64। अब आगे पढ़िए, कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी लड़की जो है ये लड़का की संख्या कितने माने, बी से 16 अधिक है, तब b के जगह पर b हो गया। तो यहाँ से b का मान निकाल लीजिए। देखिए हम कैसे निकालेंगे, एक लाइन में देखिए, b प्लस b 2b, ई उन्ने गया तो 16, 64 में से 16 गया 48, तो 2b का मान कितने आ गया 48, तब b का मान कितने आ जाएगा 24। ठीक, अब b का मान 24 है। अब हमसे क्या कहता है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या कितने हैं 24, और कुल विद्यार्थी की संख्या कितने हैं 64 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यही अनुपात होगा, 8 से काटेंगे तो कहेंगे 8 3 24 अनुपात 8 8 64, यानी यहाँ से सी नंबर सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न कहता है कि 1470 रुपया यानी 1470 रुपया की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यानी अनंत और मोहन के बीच अनुपात 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन को कितना राशि प्राप्त हुई। तो देखिए अगर अनुपात का कुल योग की बात करेंगे तो कितने हो जाएगा 7, लेकिन कुल रुपया कितना है 1470 रुपया। अब हमसे क्या पूछा है, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो अनुपात में मोहन का हिस्सा कितने हैं 4। तो देखिए 7 का मान है 1470, तो 1 का मान हो जाएगा 1470/7। हमसे कितना का मान पूछा है 4 का मान, तो 4 से गुना कर दीजिए। इसको 7 से काटेंगे, कहेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 0 कट गया, गुना करेंगे 048, इतना रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन।
चलिए बहुत अच्छा और बहुत इजी प्रश्न ये था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि x और y व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। देखिए सॉरी अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर एक शब्द समझिए, अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता, ये प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। टीआरई 2 में भी पूछा गया है, टीआरई 1 में भी पूछा गया और 3 में भी पूछा गया। अगर कोई भी संख्या, दो संख्या है x और y और दोनों में संबंध अगर व्युत्क्रमानुपाती का है, तो अगर x और y है तो यानी दोनों का जो गुणनफल है वो अचर होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब गुणनफल अचर न। और अगर अनुक्रमानुपाती का है, अनुक्रमानुपाती का है, अब सही लिखिए ना हम, हाँ चलिए, अनुक्रमानुपाती का है, व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती का है, तो यहाँ पर बट्टा क्या होता है, अचर होता है। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं x1 बट्टे x2 का मान क्या होगा, अचर होगा। अब यहाँ पर क्या कहा है, अनुक्रमानुपाती, यानी x1 बट्टे x बट्टे y का मान क्या होगा, अचर होगा। अब कहता है कि x और y अनुक्रमानुपाती है, तो जब x का मान 37 है तो y का मान कितने हैं, 92.5 हो, तो जब x का मान 16 है तो y का मान क्या होगा। तो इसका मतलब है कि जब x का मान 37 है तो y का मान कितने हैं, 92.2 है। फिर कहता है कि जब x का मान 16 हो तो y का मान क्या होगा, यानी y। तो ये जो बट्टा है, पहले मान का अनुपात दूसरे मान के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ से इसे काटिएगा तो ये आपको 2.5 आएगा। हाँ, इसे कोने का निगुना कीजिएगा तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 16 गुने 2.5, यानी ये 40 के बराबर आएगा। यानी सही आंसर बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये पार्टनरशिप से लिया गया प्रश्न है, यानी साझेदारी से लिया गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कहता है कि ए ने 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। ए 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया, तो ए की पूंजी 50,000 हो गया। 3 महीना बाद बी एक निश्चित राशि के साथ उससे जुड़ गया। अब कौन जुड़ गया, बी। अब मान लेते हैं बी का राशि नहीं दिया गया, तब बी का राशि x मान लेते हैं, जुड़ गया। एक के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ का अनुपात। अब 1 वर्ष में कितने महीना, 12 महीना, तो इसका जो पैसा है वो 12 महीना रहा, और ये 3 महीना बाद आया है, तो इसका पैसा कितने हो गया, 9 महीना का हुआ। अब इसके अनुपात को काटिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अनुपात, यहाँ जाएगा 3। नहीं, कहता है कि एक के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ का अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में साझा किया गया, तो बी की राशि ज्ञात करिए। अब चलिए आप दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना कीजिएगा तो इससे 50 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब कहता है कि ये जो अनुपात है, यानी ये जो 2 लाख बट्टा में 3x का जो ये अनुपात है, ये अनुपात 3/2 के अनुपात में, यही बात है। अब हमसे कहा गया है तो किसका हिस्सा ज्ञात कीजिए, b का हिस्सा, यानी x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। कितना आ जाएगा, 1 लाख। सही किए हम, 2 लाख। और ए व्यवसाय के 3 महीना बाद, तो 3 महीना बाद भी एक निश्चित पूंजी के साथ जुड़ जाता है। एक के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष समाप्ति पर लाभ का अनुपात, तो मतलब बी का हिस्सा। चले ठीक है, 3 अनुपात 2, चले ठीक है। अच्छा गलती तो कर दिए हम, गलती नहीं कर दी। 3 से कैसे कटेगा, ये नहीं कटेगा। एक बार फिर से इसको बनाते हैं। देखिए ए, ये बी,
ए कितना लेकर आया 50,000, और ये बी मान के चलते x लेकर आया। ए कितना दिन रखा 12 महीना, बी कितना दिन रखा 9 महीना। इसको गुना करेंगे तो कहेंगे इसका अगर कहेंगे तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख, और इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, और ये हो जाएगा 3x। अब ये जो अनुपात है, ये जो कहता है यदि एक व्यवसाय के शुरू के 1 वर्ष पश्चात लाभ का अनुपात 3:2 के अनुपात में है तो बी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसका अनुपात जो है, यानी 3 सही 2 लाख का जो अनुपात है, ये अनुपात 3:2 के अनुपात में है। तो 3 से 3 यहाँ काटेंगे, और यहाँ से कौन इसको ऐसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख। यानी x का मान कितना निकल गया, यहाँ से x का मान 1 लाख निकल गया, जो कहीं गुना में नहीं है। 1 मिनट रुकिए ज़रा, हम लोग देख लेते हैं, जो कहीं गुना में नहीं। लेकिन ये तो हम गलत किए ना, ये गलत है। यहाँ ये ऐसा आ जाएगा 2 लाख बट्टे में 3x का मान क्या आ जाएगा 3/2x। इसे कोने का निगुना करेंगे तो ये x का मान आ जाएगा कितना 4 लाख बट्टे में 9। इतना आना चाहिए, जो कहीं नहीं दिया गया है। यानी इसमें एक ऑप्शन ई होना चाहिए, नन ऑफ दीज का, नन ऑफ डीज का एक ऑप्शन होना चाहिए, और वही सही होना चाहिए। यानी ई नंबर सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। सेम पार्टनरशिप का प्रश्न है, और देखिए क्या कहता है। कहीं कुछ है क्या? चलिए, प्रश्न कहता है कि शर्मा जी, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा जी, यहाँ 3 व्यक्ति है। एक शर्मा जी है, एक श्रीमान शर्मा जी है, उसके बाद गुप्ता जी है। अच्छा गुप्ता जी, एक मिनट, हिंदी शर्मा जी, फिर कौन है गुप्ता जी है, और कौन है सिन्हा जी। कहता है कि किसी बिजनेस में क्रमशः ये 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ये 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और ये 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए। हो गया इन्वेस्ट, निवेशित करता है। काटेंगे तो कहेंगे ये 2 आएगा, तो ये 4 आएगा, तो ये 3 आएगा। 2,000 से काट दिए। चलिए 6 महीना बाद, 6 महीना बाद तो इनका ही पैसा 6 महीना रहा होगा। अच्छा, 6 महीना बाद श्रीमान शर्मा जी व्यवसाय को छोड़कर चले गए। तो शर्मा जी जो इन्वेस्ट किए, ये तो 6 महीना इन्वेस्ट किए, शर्मा जी व्यवसाय छोड़कर चले गए। कहता है कि यदि 8 महीना बाद 6 महीना बाद शर्मा जी व्यवसाय छोड़ देते हैं, तो शर्मा जी 6 महीना तक 2 को इन्वेस्ट किए। कहता है यदि 8 महीना बाद 34,000 का लाभ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा क्या होगा। तो ये 6 महीना इन्वेस्ट किए, लेकिन ये तो 8 महीना इन्वेस्ट किए हैं, और ये भी 8 महीना इन्वेस्ट किए हैं। तो इसको गुना किया जाए तो कहेंगे 6 दूनी 12, गुना किया जाए तो कहेंगे 8 चौक 32, इससे गुना किया जाए तो कहेंगे 8 त्रिक 24। चलिए काटते हैं 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, ये 8 और ये 6, ये आ जाएगा। अब ये तीनों के जो अनुपात है, ये अनुपात किसके बराबर है 34,000 के। तो कहेंगे इसे जोड़ेंगे तो कहेंगे 6 और 8, 8 से 14 और 3 17, यानी इस 17 का वैल्यू जो है ये 34,000 के बराबर है। अब हमसे पूछा किसका हिस्सा, गुप्ता जी का हिस्सा। तो गुप्ता जी का हिस्सा कितना है 8 है, तो 8 से गुना कर दीजिए, 8 से ही गुना होगा भाई। इसको गुना करेंगे तो काटेंगे तो 2,000 मरतबे कटेगा, 2,000 को 8 से गुना करेंगे 16,000 आएगा। यानी गुप्ता जी का हिस्सा डी नंबर ऑप्शन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि पारस एक काम का 40% 8 दिन में पूरा करता है। अब 40% का मतलब क्या है, 40%, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 40% का मतलब बटे 100, यानी 40/100 भाग कितने दिन में पूरा करता है 8 दिन में।
ख़त्म। तो E0 से E0 ख़त्म, इसको कटेंगे 2/5, यानी 2/5 काम कितने दिन में करता है? 8 दिन में। तो एक काम, एक वर्क वो करेगा तो कहेंगे 8 × 5/2 दिन में। इसको काटिएगा आप तो 4, यानी वो पूरा काम 20 दिन में ख़त्म कर देता है। और ये बात किसका है? पारस का। चलिए, कहता है जबकि दीप्ति और पारस मिलकर के उस काम का 10% एक दिन में पूरा करते हैं। अब दीप्ति भी है और पारस भी है, ये दोनों मिलकर के 10%, प्रतिशत का मतलब बटे 100, काम कितने दिन में पूरा करती है? एक दिन में। तो इस चीज़ को काटेंगे, इतना दिन है। अगर एक वर्क की बात करेंगे, यानी पूरा वर्क की बात करेंगे, तो ये दोनों मिलकर के 10 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, दीप्ति और पारस मिलकर के 10 दिन में, और पारस अकेला उस काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अगर कहीं कहीं पर ऐसा प्रश्न देता है, कह देगा ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा करता है और ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करता है, इस कंसेप्ट को समझिए। अगर ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है और a + b उस काम को y दिन में पूरा करता है, तब आपसे कहा जाएगा कि b अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, करना क्या है? तो ऊपर में x और y का गुना और नीचे में x - y कर देना है। जो आंसर आएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, वही काम यहाँ करना है। हमसे क्या पूछा है? तो दीप्ति अकेला इस काम को क्या करे, कब तक पूरा करेगी? तो दोनों का अंतर नीचे, तो दोनों का अंतर नीचे, तो 20 में से 10 गया 10, और दोनों का गुना ऊपर, यानी 10 × 20 ऊपर, 10 से 10 ख़त्म। दीप्ति अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर देगी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि नमिता अकेले किसी काम का 33 सही 1/3 भाग 16 दिन में करता है। 33 सही 33.1/3% का मतलब हो गया 1/3 वर्क वो कितने दिन में पूरा करती है? 16 दिन में पूरा करती है। तो यहाँ से वो एक पूरा काम पूरा करेगी 48 दिन में, और ये बात नमिता का है। आगे चलते हैं। और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले किया जाता है। तो बॉबी की बात है, तो बॉबी शेष काम, अब देखिए नमिता काम की है 1/3, तब बॉबी काम किया होगा 2/3 काम, ठीक ना। शेष काम बॉबी द्वारा अकेले किया जाता है और संपूर्ण काम कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। तो इसमें नमिता कितना दिन की थी? 16 दिन, और काम पूरा होने में कितना दिन लगा है? 28 दिन। तो बॉबी कितना दिन काम किया होगा? 12 दिन। अब असली बात है ना। अब बॉबी 2/3 भाग काम करता है 12 दिन में, तो बॉबी एक काम, यानी उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? तो कहेंगे 12 × 3/2 दिन में बॉबी पूरा काम कर देगा। ये भाग में था, उन्हें गुना में चला गया, ये ऊपर था नीचे चला आया। 2 से इसको काटेंगे 6, 6 × 18 दिन में बॉबी पूरे काम को कर देगा। दिन डे लिखिए। चलिए अब कहता है कि नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये बात भी आप याद रखिए। अगर कोई आदमी ए है, उस काम को x दिन में पूरा करता है, और b उसी काम को अगर y दिन में पूरा करता है, तो a + b की जब बात आए तब क्या करेंगे? ऊपर गुना कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। तो ये काम ये पूरा करेगी। अब वही बात है कि हमसे पूछा है कि नमिता और बॉबी इस काम को, तो इस पूरे काम को करने में नमिता और बॉबी को कितना टाइम लगेगा? तो कहेंगे ऊपर गुना, तो कहेंगे 16 × 18 ऊपर, और नीचे दोनों का जोड़, तो कहेंगे 16 और 18 कितना हो जाएगा? 34 नहीं हो जाएगा?
का, अब ये तो पूरे काम करने में लगेगा, लेकिन हमको कितना काम कराना है, 11/16 भाग, तो गुने कर देंगे 11/16 से, 16 से 16 खत्म ना। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 9। अब इसको गुना करेंगे तो ये तो कहेंगे 9 को 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 99/17। अब इसे काटिए आप, तो कहेंगे 17×5 = 85, यानी लगभग 6 दिन आएगा। कितना दिन, लगभग 6 दिन, चूँकि दिन को दशमलव नहीं दे सकते इसलिए लगभग 6 दिन आएगा। 17×6 = 102, यानी 102 के आसपास है, 6 दिन आएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये त्रिकोणमिति से ये प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब जरा हम इसको थोड़ा एकदम क्विक मेथड से बनाएंगे। देखिए, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10 भागा। चलिए, इसे बट्टा पर के जोड़ कीजिएगा तो इस साइन से साइन का गुना आ जाएगा sin स्क्वायर। हम बगल में करके दिखाते हैं। देखिए, इसे सॉल्व कीजिएगा, इस क्विक मेथड को याद रखिएगा। इसका मान क्या आता है, इसका मान आएगा 1/10। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1/10। इससे सॉल्व करते हैं ई वाला पार्ट को, तो इससे इसको गुना करेंगे तो साइन का हो जाएगा ये sin स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, sin थीटा × 1 + cos थीटा। अब जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 × 1 + cos थीटा। अब बट्टे में क्या है, sin थीटा × 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा खत्म, यानी 2/sin थीटा ये आ गया। तो यानी बीच में क्या है, भाग है, तो भाग 2/sin थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको कॉट में बदलेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, क्या जाएगा इसका मान, cos/sin। इसको पलटेंगे तो आ जाएगा sin/2। साइन से साइन खत्म, यानी cos θ/2 इज द राइट आंसर ए। चलिए समझे इस बात को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका मेथड याद रखिएगा आप। ये कैसे, cos को अगर cot में बदलेंगे तो cot को tan में बदलेंगे तो 1/10 देंगे, और पर के बट्टा पर घटाव करेंगे तो जाएगा 1 - 10, और बट्टा में 10, 1 - 10 से 1 - 10 कट जाएगा, बचेगा 1/10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसे देखिए, कहता है कि इतना का, कहता है कि ये दिया गया है, ई वाला दिया गया है, और इसका मान ज्ञात कीजिए। अब जरा इसको देखिए, यहाँ पर है क्या, √3 tan 2θ - 3। अब इस 3 को इन्हें ले जाएंगे तो +3, एकरा भाग में ले जाएंगे तो 3/√3, यानी हम लिख सकते हैं 2 tan θ = 3/√3, जिसका मान आ जाएगा √3। tan 2θ का बराबर √3, इसका मतलब 2θ का मान 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। चलिए हमसे क्या पूछा है, tan θ × sec θ, tan θ × sec θ - sin θ का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 30 का मतलब होता है 1/√3, और sec 30 का मतलब क्या होता है, sec 30 का मतलब होता है 2/√3 माइनस sin 30 का मान होता है 1/2। √3 को √3 से गुना करेंगे तो बट्टा में √3 आ जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 1/2। बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो दोनों का लॉसा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और देखिए 3 2 दूना 4, माइनस 3 कम 3 घटाएंगे तो 1/6 आंसर आ जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, कहेंगे 1 + 1 मिनट,
इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप कहिएगा ये कैसे आ गया, तो देखिए ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, अब बी स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर, अब प्लस 2ab तो 2ab तो 2a के जगह पर साइन और b के जगह पर कॉसेक थीटा, और साइन इंटू कॉसेक थीटा इसका मान कितने होता है 1, 2 गुने 1 तो 2 आएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab का मतलब यहाँ है 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1, और 1 से 2 को गुना करेंगे 2। देखिए 2 ये 2 और ये 2 तो 2 और 2 4, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो ये वाला हो गया 1। इसे आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, 1 2 3 और 4 4 3 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन ये कहीं है, ऑप्शन ए में है ये, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना बड़ी लॉलीपॉप है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। इसके लिए करना क्या है, नीचे वाला माइनस है ना, इसको प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, रूट बढ़ाइए और ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दीजिए। प्लस से जैसे ही आप गुना करेंगे प्लस ए तो 1 प्लस कॉस ए। देखिए अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया अंडर रूट तो रहबे करेगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, अब बट्टे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए ई रूट जैसे ही हटाएंगे तो ई और ई स्क्वायर खत्म, यानी बच क्या गया तो 1 प्लस कॉस ए, अब बट्टा में क्या बच गया साइन ए। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो 1 बट्टे साइन ए अब प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए। 1 बट्टे साइन ए का मतलब हो गया कॉसेक ए, अब प्लस साइन बट्टे कॉस कॉस बट्टे साइन का मतलब हो गया कॉट ए। है कहीं पर ऐसा, देखिए है डी में है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, इसे सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों को गुना कीजिए, तो ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेक ए माइनस सेक को कॉस से गुना कीजिएगा तो एक आ जाएगा, इंटू क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए जरा गुना करके ही देखते हैं। देखिए इसको इससे गुना करना है नहीं, ये वो काम करके देखते हैं। इसको बट्टा पर बदल ले, साइन कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टे कॉस ए माइनस 1, ई हो जाएगा 1 बट्टे साइन ए माइनस प्लस आई कॉस ए बट्टे साइन ए। बनिए गया लगभग लगता है। अब इसे कहेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बट्टे में कॉस ए इंटू इसे गुना करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ए ना होगा ये, हाँ ए होगा 1 प्लस कॉस ए अब बट्टा में क्या हो गया साइन ए। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए है थीटा बोल देते हैं, और नीचे में हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक का मान कितने होता है, इस पूरा का मान होता है साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, एगो साइन से एगो साइन खत्म। अब तो बच गया क्या, यहाँ पर साइन बच गया साइन ए, और देखिए साइन बट्टे कॉस को क्या कहते हैं 10 कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, फिर से एक अच्छा प्रश्न। कहता है कि इसका मान बताइए। तो करना कुछ नहीं है, बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो क्या जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा आ जाएगा ना। अब tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब बट्टे क्या हो जाएगा, इसको 1/10 को कॉट लिख देते हैं। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर, और tan का कॉट का मतलब cos/sin, cos/sin। एगो कॉस से कॉस खत्म, क्या आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, और cos थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब हो गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। है कहीं पर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, डी नंबर सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अब इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहता है। चलिए तो अब देखिए tan 90 - x हो जाएगा cot x, तो ये है sin x प्लस cos, और tan 90 - x का मतलब हो गया cot x। अब ये हो गया sin x, अब प्लस cos के cos से रहने दीजिए, 1/cos x tan, यानी ये हो जाएगा sin x/cos x। cos x से cos x खत्म हो गया, दोनों को जोड़ेंगे sin 2x, बी नंबर सही ऑप्शन है। चलिए तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।